नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं नॉलेज तंत्र। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आयुर्वेद का एपिसोड नंबर 2 लेकर के। तो हमने आयुर्वेद के पार्ट 1 में देखा था आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा और व्याख्या हमने जाना था। आयुर्वेदिक चिकित्सा के लाभ क्या क्या होते हैं वो जाना था हमने, और इतिहास क्या है आयुर्वेद का उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। और उसके बाद में हमने लिया था अष्टांग क्या होते हैं। तो आयुर्वेद के पार्ट 2 में अब हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद का अवतरण मतलब आयुर्वेद कहाँ से कैसे माना जाता है। तो दोस्तों, चरक ऋषि के अनुसार जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में चरक मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति से दोनों अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। च्वयन ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना गया है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि च्वयन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भरद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ, सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार किया। तदंतर पुनर्वसु अत्रेय ने अग्निवेश, वेल, जातु, पराशर, हारित और क्षारपाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता, अग्निवेश तंत्र जिसे कहते हैं, का निर्माण किया, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। देख लेते हैं दोस्तों हम सुश्रुत ऋषि के अनुसार आयुर्वेद को कैसे प्रतिपादित माना जाता है। धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया हुआ माना है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उन्होंने आवेदन दिया। उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन के पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को 1000 अध्यायों तथा 1,00,000 श्लोकों से प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्प मेघावी समझकर इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया। पुनः भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, उनसे दोनों अश्विनी कुमारों ने तथा उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया था। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आयुर्वेद को कितने कालों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम बता देते हैं आपको, आयुर्वेद को 3 कालों में विभाजित किया था: संहिता काल, व्याख्या काल एवं विदित काल। दोस्तों, जो संहिता काल का समय है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी तक माना जाता है। यह काल आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का युग था। इस समय आचार्यों ने अपने प्रतिभा तथा अनुभव के बल पर भिन्न भिन्न अंगों के विषय में अपने पांडित्य पूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया था। आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत और वाग्भट के उदय का काल भी संहिता काल ही है। चरक संहिता ग्रंथ के माध्यम से काया चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता इस काल में ही एक प्रमुख विशेषता थी। देख लेते हैं दोस्तों हम व्याख्या काल के बारे में। इसका समय 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी तक माना जाता है तथा यह काल आलोचनाओं एवं टीकाकारों के लिए जाना जाता है। इस काल में संहिता काल की रचनाओं के ऊपर टीकाकारों ने प्रौढ़ और स्वास्थ्य व्याख्याओं निरूपति की। इस समय के आचार्य डल्हण की सुश्रुत संहिता टीका आयुर्वेद जगत में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। सौंध ग्रंथ रस रत्न समुच्चय भी इसी काल की रचना है, जिसे आचार्य वाग्भट ने चरक और सुश्रुत संहिता और अनेक रस शास्त्रज्ञों की रचना को आधार बनाकर लिखा है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम विवृत काल को। इस काल का समय 14वीं सदी से लेकर आधुनिक काल तक माना गया है। यह काल विशिष्ट विषयों पर ग्रंथों की रचनाओं का काल कहा गया है। माधव निदान, ज्वर दर्पण आदि ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए। चिकित्सा के विभिन्न प्रारूपों पर भी इस काल में विशेष ध्यान दिया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस काल में आयुर्वेद का विस्तार एवं प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्पष्ट है कि आयुर्वेद की प्राचीनता वेदों के काल से ही सिद्ध है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सामाजिक चिकित्सा पद्धति को एक नई विचारधारा माना गया है, परंतु यह कोई नई विचारधारा नहीं, अपितु यह इसकी पुनरावृत्ति मात्र है, जिसका उल्लेख 2500 वर्षों से भी पहले आयुर्वेद में किया गया है, जिसके सभी सिद्धांतों का प्रत्येक शब्द आज इतने सालों बाद भी अपने सूक्ष्म और स्थूल हर रूप में सही सिद्ध होता है। जैसे कुछ समय पूर्व आधुनिक वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नाक बनाए जाने का काम किया है और उन वैज्ञानिकों के अनुसार उनका यह काम सुश्रुत संहिता के मूल सिद्धांतों को पढ़कर और उस पर आगे विस्तृत कार्य करने के बाद ही संभव हो पाया है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी की रोग को दूर करना ही है। प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य
स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रकाशनम च, ऐसा माना गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी या आतुर व्यक्ति जो होते हैं व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये जानकारी हमारी यहीं तक थी। अगर जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।